नमस्कार, मैं मनोज सुराजी। नई साल की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। नई साल का पहला दिन 2026 का पहला दिन और पहले ही दिन एक ऐसी वीडियो लेकर आ रहा हूं जो आपके दिमाग को खोलेगी और आपको सही और गलत के बीच का जो फ़र्क है उसे समझने की कोशिश करेगी कि सरकारें, पार्टियां, बीजेपी, कांग्रेस ये किस तरह की नीतियां बनाती हैं और इसमें कैसे इस नीतियों का प्रभाव आम जनता पर पड़ता है, कैसे इनका आपस में युद्ध होता है और फिर उस युद्ध का परिणाम क्या निकलता है। क्या इस युद्ध के परिणाम में जनता जीतती है या फिर पार्टियां ही जीतती हैं। कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाइयों में क्या जनता जीत जाती है, जनता के मुद्दे उठाती हैं कांग्रेस और जनता के मुद्दे उठाती है बीजेपी। लेकिन जब ये दोनों मुद्दे उठाकर जब लड़ाई लड़ते हैं तो कौन जीतता है? क्या इसमें जनता जीतती है या फिर ये पॉलिटिकल पार्टियां जीतती हैं? इन्हीं सब विषयों के इर्द गिर्द आज की वीडियो होगी। पेंशनर लगातार आपके लिए वीडियो बना ही रहा हूँ मैं, आपने देखा था और आपने बहुत सराहा, आपका शुक्रिया। आदिवासियों के लिए बना रहा हूँ, बहुत सारे लोगों के लिए बना रहा हूँ वीडियो। बहुत सारे लोग मेरे चैनल को देखते हैं, रेगुलर व्यूअर हैं। मैं चाहता हूँ कि आपको अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ों के बारे में बताऊँ। और बहुत लोग वीडियो बनाते हैं, उसमें फैक्ट रखते हैं। मैं फैक्ट के साथ साथ पॉलिटिक्स की भी बात करूँगा, फैक्ट के साथ साथ नीतियों की भी बात करूँगा और कैसे वो नीतियाँ जनता की हितकारी हो सकती हैं या जनता के विरोध में हो सकती हैं। ये भी बहुत सारी बातें मैं करूँगा इस वीडियो में। आज की जो वीडियो है वो मनरेगा वर्सेस जी राम जी, जैसा कि टाइटल में आपने पढ़ ही लिया होगा कि मनरेगा जो योजना थी और जो जी राम जी नई योजना है, विकसित भारत जी राम जी योजना, इसके दोनों का मूल्यांकन करेंगे और ढंग से समझेंगे कि आखिर मनरेगा क्या था और जी राम जी क्या है और क्यों सरकार ने मनरेगा को ख़त्म करके जी राम जी योजना शुरू की। क्या इससे फ़ायदा होगा, क्या इससे नुकसान होगा क्या आखिर इससे? जिस तरह की बातें मार्केट में आ रही हैं, जो पक्ष वाले हैं वो पक्ष वाली बातें बता रहे हैं आपको, जो विपक्ष वाले हैं वो विपक्ष वाली बातें बता रहे हैं। कोई कह रहा है ये गांधी के खिलाफ़ हैं, कोई कह रहा है ये राम के खिलाफ़ हैं। लेकिन आखिर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो इसका लब्बो लुआब क्या है, मेन इसकी जड़ में क्या है? और जब जड़ तक आप समझ लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मनरेगा और जी राम जी का मतलब आखिर होता क्या है। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य है, ये सीरीज तो नहीं है, सिंगल वीडियो है, लेकिन अब मैं ऐसी वीडियो भी बनाऊंगा जिसके माध्यम से मैं आपको थोड़ा जागरूक कर सकूं और आपके को एक नई डायमेंशन दिखा सकूं। आप आजकल क्या हो रहा है, परसेप्शन चल रहा है, ये बीजेपी का परसेप्शन, ये कांग्रेस का परसेप्शन। मैं आपको समदृष्टि दिखाना चाहता हूं कि आखिर ये योजना है, इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। बहुत सारे लोग फ़ायदे गिनाएंगे आपको अपने चैनल पर आकर, बहुत सारे लोग नुकसान गिनाएंगे, बहुत सारे लोग कांग्रेस का पक्ष लेकर बात करेंगे, बहुत सारे लोग बीजेपी का पक्ष लेकर बात करेंगे। लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं जनता का पक्ष लेकर बात करूं कि आपको क्या मिल रहा है और जनता को जागरूक करूं। इन्हीं शब्दों के, इन्हीं विषयों के इर्द गिर्द ये मेरी वीडियो होगी। ये मुख्य रूप से 2-3 हिस्सों में है, एक ही वीडियो है लेकिन 2-3 हिस्सों में है, वो मैं बता दूंगा क्या है, क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो चलिए विधिवत शुरू करते हैं। देखिए, नाम तो आपको पता ही है, मनरेगा। पहले नरेगा था, फिर मनरेगा हुआ। तो मनरेगा का नाम मैं बता देता हूँ क्या है पूरा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, ये था नाम इसका। और अब जो VB जी राम जी नाम से जो योजना आई है उसका क्या नाम है पूरा? उसका नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और अधिनियम आजीविका। माफ़ करिएगा, फिर से पढ़ देता हूँ। विकसित भारत जी राम जी का जो नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण। अब देखिए, कई सारे शब्द जोड़कर इसको, जिसका जो एब्रिविएशन है, इसका जो कहते हैं ना शॉर्ट फॉर्म बनाया गया है। तो इसमें भी बड़ा लोगों ने बड़ा समय लगाया है कि भैया ये नाम जब शॉर्ट फॉर्म में बोला जाए तो विकसित भारत जी राम जी बने और उधर मनरेगा बने। उधर जो मनरेगा था ही था, तो विकसित भारत जी राम जी, इसके पीछे की कहानी क्या है वो भी मैं बताऊंगा आगे। तो नाम आपको पता लग गया।
अब हम इसको 3 हिस्सों में अगर चाहें तो बांट सकते हैं इस पूरी वीडियो को। जो पहला हिस्सा होगा इस वीडियो का, उसमें हम करेंगे राजनीति। पहले हिस्से में हम कहेंगे राजनीति। राजनीति में कौन जीतेगा कौन हारेगा, नाम की राजनीति क्या है, नाम बदलने की राजनीति क्या है, इस राजनीति क्या संकेत देती है और क्या नाम बदलना ठीक है और क्या नाम बदलना गलत है, इस विषय पे बात करेंगे। तो पहली होगी इस योजना के नाम पर राजनीति, और इस राजनीति में कौन विजयी होगा। राजनीति होती है तो एक दूसरे को हराने के लिए ही होती है, तो इसमें जो जनता का परसेप्शन है वो किसकी तरफ जाएगा, ये भी बात करेंगे। तो जो पहली बात है कि नाम से जो राजनीति होगी उसमें कौन विजयी निकलेगा, वो बात करेंगे। दूसरी बात होगी सरकार की नीति और नीयत। सरकार की नीति और नीयत पे बात करेंगे दूसरे हिस्से में, कि सरकार की नीति क्या है, पहले नीति क्या थी, अब नीति क्या है, और सरकार की नीति और नीयत में क्या फ़र्क है। उसमें बहुत सारी सरकारें हैं, केंद्र सरकार भी आ जाएगी, राज्य सरकार भी आ जाएगी, तो ये इस विषय पे बात करेंगे। और तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे जो इसकी जो टेक्निकलिटी है, जैसे अटेंडेंस कैसे लगेगी, भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा, कितने दिन का रोजगार का सिस्टम है, गारंटी यानी अधिकार वर्सेस मांग, इस पर बात करेंगे। और क्या फंडामेंटल्स, क्या मतलब बेसिक दोनों योजनाओं में अंतर है, उस पर बात करेंगे। तो ये इस तरह से निष्कर्ष निकालेंगे, और उसके बाद मैं ओपिनियन बॉक्स खुला छोड़ दूंगा, मैं कमेंट बॉक्स खुला छोड़ दूंगा। मैंने अपने सोर्सेज से जो जानकारी जुटाई है वो आपको ठीक लगती है या आपको कुछ उसमें अमेंडमेंट लगता है, क्योंकि तो आप ज़रूर उसको कमेंट में बताइए, और कुछ छूट गया है तो वो भी बताइए। तो इसी बात को लेकर सबसे पहले हम चलते हैं कि राजनीति क्या है। देखिए, पहले महात्मा गांधी वर्सेस राम, ये वाली राजनीति की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि राम का नाम लाया जा रहा है। ये नाम बनाने की जरूरत क्या थी, विकसित भारत, गारंटी फॉर रोजगार, आजीविका मिशन ग्रामीण, इतने सारे शब्द जोड़कर, क्योंकि इसके जो लास्ट में जो नाम आ रहा है वो आ रहा है विकसित भारत लगा रखा है आगे, लेकिन जी राम जी। तो ये जो योजना है, जो राजनीति है, वो केंद्र सरकार ने शुरू करी। और इस राजनीति में केंद्र सरकार का क्या पक्ष है, केंद्र सरकार गांधी के खिलाफ जो उनकी आइडियोलॉजी है, ऐसा लगता है जैसा इस योजना में लग रहा है, गांधी के खिलाफ आइडियोलॉजी थी उनकी, कि गांधी को कैसे गांधी इस देश का विचार है, तो गांधी को कैसे बाईपास करें, गांधीज़्म को कैसे ख़त्म करें, क्योंकि जब तक गांधी रहेंगे तब तक सबका साथ सबका विकास रहेगा, और जैसे ही गांधी को हटाएंगे फिर अपना एजेंडा चला सकते हैं। तो गांधी से लड़ने की बहुत लोगों ने कोशिश की, नाथूराम ने भी लड़ने की कोशिश की, लेकिन गांधी के विचार को हरा नहीं पाए। अब नाथूराम वाले गांधी से लड़ नहीं सकते, तो नाथू हटाकर राम लाए हैं गांधी से लड़ने के लिए। तो बहुत समझदारी से उनका कदम भी है कि भाई अब गांधी वर्सेस राम हो रहा है, गांधी वर्सेस नाथूराम करके देख लिया, कुछ नहीं हो पाया, तो गांधी वर्सेस राम किया जाए। और राम और गांधी दोनों ही इस देश के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि राम और गांधी को सामने कैसे खड़ा कर सकते हो। अगर मुझसे कोई पूछे, मैं कांग्रेसी हूँ, अगर मैं कांग्रेसी होता और मुझसे कहते कि गांधी वर्सेस राम, तो मैं कहता गांधी तो खुद राम धुन गाते हैं, गांधी तो गाते थे, गांधी तो रघुपति राघव राजा राम गांधी जी कहते थे, तो गांधी वर्सेस राम तो हो ही नहीं सकता। लेकिन दिक्कत यह है कि इस देश में कुछ राम के विरोधी भी हैं, जो कुछ पार्टियों में घुस जाते हैं, और कुछ गांधी के विरोधी हैं। इस देश में ना गांधी का विरोधी होना चाहिए कोई, ना राम का विरोधी होना चाहिए। लेकिन मज़े की बात यह है कि इस तरफ कुछ राम के विरोधी हैं और उस तरफ कुछ गांधी के विरोधी हैं, और यही लोग कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि गांधी वर्सेस राम हो जाए। और गांधी वर्सेस राम हो जाएगा तो ऑब्वियस है इसमें गांधी छोटे ही पड़ जाएंगे राम से, ये सत्य है, क्योंकि गांधी के इष्ट राम थे। तो अगर गांधी वर्सेस राम हो गया, गांधी वर्सेस नाथूराम में तो गांधी जीत रही थी, लेकिन अगर गांधी वर्सेस राम हो गया, और जैसा कि बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस ऐसा दिखे कि वो राम की विरोधी, और कांग्रेस ने कई लक्षण ऐसे दिखाए भी हैं कि कुछ उसके नेता भगवान राम के खिलाफ गलत सलत बोल देते हैं, और
ऐसा बोल देते तो एक परसेप्शन बनता जा रहा है। तो बीजेपी का ये कोशिश है कि नाथूराम से तो लड़ नहीं सकते, नाथूराम को लेकर उसको हीरो बनाकर तो लड़ नहीं सकते, राम का नाम लेकर जो कांग्रेस ने जो गांधी का अस्त्र इस्तेमाल किया, कांग्रेस भी गांधीवादी नहीं है, कांग्रेस ने भी गांधी का नाम लिया है, गांधी के विचार नहीं लिए। अगर गांधी के विचार लिए होते तो राम का द्रोह कैसे कर सकते थे? कांग्रेस को गांधी जी तो राम धुन गाते थे, कांग्रेस ही सारे राम के खिलाफ बात करते हैं, मंदिर के खिलाफ बात करी उन्होंने वकील खड़े किए। तो कांग्रेस ही कहाँ गांधी को मानने वाले, उन्होंने तो गांधी के नाम की लेगेसी ले ली, पीछे गांधी लगा लिया और गांधीवादी बन गए। तो कांग्रेस भी गांधीवादी नहीं है और ये भी राम वाले नहीं है, ये तो नाथूराम वाले हैं। तो इधर गांधी वाले नहीं है, उधर राम वाले नहीं है। अब लड़ना किसना है? एक ने गांधी का चोला ओढ़ा है और एक ने राम का चोला ओढ़ा है। तो मुझे लगता है कि गांधी का चोला ओढ़ने वाला थोड़ा पीछे पड़ जाएगा और राम का चोला ओढ़ने वाला थोड़ा आगे चला जाएगा, क्योंकि राम तो राम ही है और खुद गांधी के इष्ट हैं। तो भगवान, कभी कहते हैं भक्त के बस में भगवान होता है, लेकिन भगवान तो भगवान है और राम को भगवान की संज्ञा दी गई है। तो इस जो राजनीति हो रही है गांधी वर्सेस राम की, जिसमें कांग्रेस को नहीं फंसना चाहिए था और कांग्रेस उसमें फंस रही है, कह रही है जी राम जी का विरोध कर रही है, तो समझ लीजिए बीजेपी तो यही कहेगी कि गांधी का विरोध, ये नकली गांधी राम का विरोध कर रहे हैं। तो बीजेपी ने जो दाव फेंका, जो पासा फेंका, उसको कांग्रेस ने पकड़ लिया और कांग्रेस अगर इस पर फंसती है तो मुंह के बल गिरेगी, क्योंकि जब जब उसने राम मंदिर का विरोध किया तो मुंह के बल गिरी, राम का विरोध किया तो मुंह के बल गिरी। तो कांग्रेस को अगर सचमुच गांधी को मानना है तो इस नाम के राजनीति में ना पड़ के इसके काम की राजनीति में इस पे बात करे, इस योजना के विषय पे बात करे, तब जाके कांग्रेस जीतेगी। और कांग्रेस अगर इस नाम का विरोध करेगी, जो कि बीजेपी ने जानबूझ कर रखा है, बड़ी दिमाग से लगाकर, इनके जो थिंक टैंक है बहुत सोचता है, बहुत गहराई से सोचता है कि कैसे परसेप्शन को काटना है। तो परसेप्शन को काटने के लिए, क्योंकि पहले परसेप्शन को काटेंगे फिर अपना परसेप्शन सेट करेंगे, पहले राम की बात करेंगे फिर धीरे धीरे नाथूराम पर आएंगे ये लोग। तो राम की बात तो गांधी भी करते थे। तो कांग्रेस को ये समझना चाहिए कि राम का विरोधी नहीं हो सकती, और बीजेपी को भी ये समझ में आ गया है कि वो गांधी से सीधा लड़ नहीं सकती नाथूराम के सारे। तभी तो मोदी जी चरखा काटते हैं, मोदी जी गांधी जी का फोटो लगाए घूमते हैं। जो धुर विरोधी थे आइडियोलॉजी के, गांधी में इतनी बुराइयां निकालने वाली, जो कहते हैं जिनके बड़े बड़े नेता, पुराने नेता गांधी से लड़ नहीं पाए, तो अब वो गांधी से लड़ने के लिए राम रूपी मिसाइल को लेके आए हैं। और मुझे लगता है ये ठीक नहीं है और इसमें देश को फंसना नहीं चाहिए, हम सबको भी नहीं फंसना चाहिए। ना राम द्रोहियों का साथ देना चाहिए, ना गांधी द्रोहियों का साथ देना चाहिए, क्योंकि गांधी और राम इस देश की आत्मा है और इस देश की आत्मा को अगर आपस में लड़ा देंगे राजनीति के जरिए तो फिर इस देश में बचेगा क्या। तो ये तो मेरा राजनीतिक थोड़ी लंबी हो गई आपको, लेकिन मोटी बात ये समझ में आ गई कि इसमें मोटा मोटा अगर गांधी का नाम हटाकर राम का नाम लाए हैं, जी राम जी लाए हैं, और कांग्रेस इसका विरोध करती है तो कांग्रेस घाटे में रहेगी, क्योंकि राम गांधी से बड़े हैं। इसलिए बड़े हैं कि गांधी के भी इष्ट राम हैं, बस इतना कहना चाहता हूँ मैं। और नाथूराम हमेशा गांधी से छोटा ही होगा, और नाथूराम की तो क्या ही वैल्यू है, जो गांधी हैं वो गांधी हैं। ठीक है, ये राजनीति आपको समझ में आ गई। अब दूसरे हिस्से में आते हैं, सरकार की नीति व नियत। देखिए, नीति का मतलब ये होता है कि भाई ये जो हम योजना है इसकी नीति क्या है, पहले क्या नीति थी और अब क्या नीति है। पहले जो नीति थी वो अधिकार था। अधिकार, जब ये मनरेगा है तो मनरेगा में रोजगार पाना उस व्यक्ति का, उस गरीब का, अकुशल मजदूर का, गांव का अधिकार। अगर वो योजना में रजिस्टर्ड हो गया तो उसको आपको पैसे देने हैं, आप बच नहीं सकते। ये अधिकार था। कांग्रेस को इस पे लड़ना चाहिए कि भाई पहले अधिकार था वो, अब आपने मांग बना दी। मांग बना दी मतलब कि आप मांगोगे तो हम देंगे, डिमांड पे हम सप्लाई करेंगे। तो मांग तो मांग में कानूनी दायरे में नहीं बनती ना सरकार, इसमें तो कानूनी दायरा था। अगर मनरेगा था तो मनरेगा के अंदर अगर 15 दिन के अंदर, जहाँ तक मुझे पता है, आप करेक्ट कर देना मुझे, कि 15 दिन के अंदर उसने काम मांगा और आपने काम नहीं दिया उसे, तो उसको बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा कानूनन। कानूनी रूप से हकदार हो जाएगा वो कि तुम काम नहीं दे रहे, मैं तो काम करने को तैयार हूँ। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये है बेसिक
जो अंतर है योजना के अंदर। मोटी बात समझ में आ गई। अब मांग वर्सेस अधिकार की आप बात समझ में आ गई, ये एक फंडामेंटल है नीति में। दूसरी नीति क्या थी? दूसरी नीति होती है कि बजट। बजट क्या होता है कि भाई इस योजना के अंदर जो क्या नीति थी, पहले नीति क्या थी कि योजना में बजट तो मेनली सेंट्रल का था, लेकिन निर्णय किसका था? राज्य का था। यानी पैसा तो केंद्र देता था और कहाँ खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, वो राज्य डिसाइड करता था। तो कहने का मतलब है मोदी जी पैसा देंगे, लेकिन नाम किसका होगा? अगर तमिलनाडु में है तो डीएमके का नाम हो जाएगा भाई कि वो उसने सारा मैनेज करना है, कहाँ पैसा लगाना है, कहाँ करना है। तो मोदी जी के या जो केंद्र में बैठा है, अगर पक्ष की सरकार है, जैसे डबल इंजन की सरकार है, वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है कि वहाँ भी मेरी सरकार, यहाँ भी मेरी सरकार। लेकिन जहाँ विपक्ष की सरकारें हैं, वहाँ तो केंद्र के पेट में दर्द होगा कि भाई पैसा हमारा, नाम तुम्हारा नहीं चलेगा। पैसा केंद्र का, नाम राज्य का, ऐसा कैसे हो जाएगा? तो इसलिए उन्होंने कोशिश की कि भाई जो है ना, इस नाम हमारा चले क्योंकि पैसा हमारा है, और हमारा नहीं चले तो पैसा राज्य भी दे। तो पहले क्या था कि राज्य भी पहले पैसा देते थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब राज्य और केंद्र के लिए, दोनों के लिए इस पैसा में साझीदार हो गए हैं कि ये जो नई योजना आई है इसमें जी राम जी, इसके अंदर राज्य को 40% तक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, और केंद्र को 60% तक पैसा देना होगा। यानी कि ये कह रहे हैं कि विकेंद्रीकरण किया है हमने, आर्थिक रूप से योजना का विकेंद्रीकरण किया है कि अब सेंटर पैसा नहीं देगा, अब इसमें राज्य भी पैसा देगा। तो एक तरफ तो ये कहते हैं केंद्रीकरण की बात करते हैं, एक देश एक कानून, एक देश एक देश एक वो, ऐसी बात, एक देश एक चुनाव, ऐसी बातें करते हैं। और अब ये संघीय ढांचे को मानने लगे। जब पैसा देने की बात आई, जब पैसा लेने की बात आती है तो एक देश एक टैक्स कहते हैं, जीएसटी कहते हैं कि एक जैसा टैक्स लगना चाहिए, सबसे ले लो पैसा, केंद्र अधिकार करेगा, फिर राज्यों को बांटेगा। मतलब आपने होल्डिंग कर ली अपनी, और जब खर्च करने की बारी आई, पैसा खर्च करने की बारी आई तो कह रहे तू भी दे, राज्य को कह रहे हैं तू भी दे। तो राज्य तो कहेगा यार ऐसा थोड़ी ना होता है, विकेंद्रीकरण करना था तो फिर जीएसटी क्यों बनाया आपने? तो ये इन्होंने किया अभी। तो अब मैं बता दूं, देखिए जो हमारे देश का ग्रामीण विकास मंत्रालय है, ग्रामीण विकास मंत्रालय जो केंद्र का, जो केंद्र में पैसा खर्च करता है, उसका लगभग बजट 1,88,000 करोड़, 754 करोड़ रुपए के करीब है। 2 लाख करोड़ मान लेते हैं हम, 2 लाख करोड़, ठीक है। यानी एक पूरा मंत्रालय जो केंद्र का है उसमें 2 लाख करोड़ का तो बजट है पूरा, यानी 2 रुपये आ रहे हैं उसके पास, और उसमें से लगभग 86,000 करोड़ मनरेगा में चला गया आवंटन। 86,000 करोड़ का आवंटन है इस बार मनरेगा में। आप मुझे, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कर देना, ठीक है। तो यानी कि 50% से थोड़ा कम, मैं मान लेता हूँ 50% के लगभग। तो 50% पैसा तो मनरेगा खा गया ग्रामीण विकास मंत्रालय का, जिसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय में पीएम आवास योजना भी होती है, जल शक्ति योजना भी होती है, बहुत सारी योजनाएं होती। तो आधा पैसा तो इनके कंट्रोल से चला ही गया, आधा पैसा तो राज्यों को मिल गया ग्रामीण विकास मंत्रालय का कि भाई तुम विकास करो, पैसा हमारा, नाम तुम्हारा। तो इनको ये, इनके पेट में इसलिए दर्द था कि यार इतना पैसा चला जा रहा है हमारा, और हमारा कुछ उस पर अधिकार ही नहीं है। राज्य बस बिल बना के भेज देते हैं, हम तो पैसा बैंक की तरह पैसा देने वाले बन गए, हमारा तो कोई निर्णय नहीं चल रहा, हम काम भी नहीं तय कर पा रहे, हम कुछ नहीं तय कर पा रहे, हमारा नाम भी नहीं हो रहा। वो तो बिल बना के भेज देता है। तमिलनाडु ने बिल बनाया कि भैया ये पैसा आया, ये इतना काम कराया मैंने, इतने मजदूर मेरे यहाँ रजिस्टर्ड हैं, ये पैसा दो, केंद्र देगा, क्योंकि उसकी जिम्मेवारी है, कानून है। अच्छा, मजे की बात देखो, अभी 86,000 करोड़ रुपए जो लगभग दिया है केंद्र ने, मतलब एलोकेट किया है, उसमें 86,000 करोड़ में पिछला भी देनदारी है, 38% पिछला बकाया है। यानी पिछली देखो कितनी मजबूरी है केंद्र की कि अगर बजट ज़्यादा बढ़ गया, जैसे केंद्र सरकार ने 50,000 करोड़ दिए और खर्चा कर दिया राज्यों ने 70,000 करोड़ का, तो 20,000 करोड़ अगली बार देगा केंद्र बजट बढ़ा के कि पिछला भी दूंगा, आगे का भी दूंगा। तो यानी इस बार लगभग 50,000 करोड़ के लगभग ही पैसा दिया है केंद्र ने, लेकिन टोटल पैसा मानेंगे तो पुराना मिला के तो 86,000 करोड़ है। तो कहने का मतलब ये है, जो ये गारंटी है, इस गारंटी की वजह से केंद्र बाध्य हो जाता है कि राज्य अगर एक्स्ट्रा पैसा डिमांड करें और वो दिखाएं और बिल बना के भेजें
क्योंकि कानून ऐसा है कि केंद्र को देना ही पड़ेगा। तो कहने का मतलब 50% पैसा जो मंत्री जी बैठे हैं हमारे ग्रामीण विकास मंत्रालय में, वो कह रहे हैं यार मेरा 50% तो ये राज्य खा जाते हैं, अपनी तरह से पैसा खर्च करते हैं, बिल बना के भेज देते, तो हम किस लिए बैठे हैं, हमारी क्या हैसियत है। तो ऐसा करो, कुछ ऐसा बनाओ जिससे ये 1 लाख करोड़ के लगभग जो पैसा है ये बचे। और बचे नहीं, ये पैसा कंट्रोल की बात है, पैसा तो खर्च होगा। अभी ये विकेंद्रीकरण के जरिए राज्यों द्वारा खर्च हो रहा है, अब ये पैसा थोड़ा राज्य के द्वारा खर्च होगा, थोड़ा केंद्र के द्वारा खर्च होगा। तो ये बात है। 40-60 का रेशियो मैंने बता ही दिया, ठीक है। अब क्या है, पहले क्या था, पहले ये था कि भाई ऐसे आरोप लगते हैं कि मनरेगा का मतलब गड्ढा खोदो, कुछ भी खोदो, राज्यों की मनमर्जी थी, कुछ भी खोदते थे। वो कहते थे भाई गांव में गड्ढा खोदने की भी जरूरत होती है, पानी के लिए तालाब खोदने की जरूरत होती है, गड्ढा माने तालाब खोदने की भी जरूरत होती, तालाब खोदते थे और फिर तालाब फिर भर भी देते थे उसे। तो भरने में भी मजदूरी लग गई, प्लेन करने के, स्कूल के लिए प्लेन बनानी है, जगह बनानी है, ग्राउंड बनाना है, तो क्या गड्ढे को भर रहे हैं और फिर हाथ से ही काम करना होता है मनरेगा में। तो और फिर गड्ढा खोदना है क्योंकि उसमें पानी भरना है, तो कभी खोदते थे कभी बंद करते थे, और खोदने बंद करने में पता नहीं गड्ढा खुदता भी नहीं था और खुद गड्ढा बंद भी नहीं होता था और पैसे चले जाते थे, ऐसा आरोप है। मैं इसमें नहीं जाता, क्योंकि दूसरे के काम को राज्य ने किया है तो उसको चोरी बताएगा केंद्र, और केंद्र ने किया तो राज्य चोर बताएगा, ऐसी तो मनोदशा है हमारे देश के अंदर। तो गड्ढा भी खोदा जा सकता है, क्या पता, गड्ढा भी जरूरी है, गड्ढा खोदा जाता है और गड्ढा खोदना कोई आपत्तिजनक नहीं है। लेकिन अब केंद्र ने क्या किया कि यार कुछ हमें दिखा तो है नहीं, कुछ कॉन्क्रीट तो हुआ नहीं, तुमने पैसे भी ले लिए हमसे, मजदूरी भी करा ली, मजदूरी तो हो गई लेकिन हमें कुछ मिला नहीं। तो उन्होंने क्या किया, केंद्र ने इसको केंद्र की और योजनाएं उसके साथ जोड़ दिया कि इसके काम का जो पैसा दे रहे हैं इसे हमारी वाली योजनाओं में लगाओ। जैसे पीएम गति शक्ति है, जलवायु की योजनाएं, तो मतलब सड़क बनाओ, जैसे सड़क बनाने की गांव में ग्रामीण सड़क बनती है तो ग्रामीण जो विकास मंत्रालय है वो सड़क बनाएगा, तो उसमें काम कराओ अपना। तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। कहने को ठीक भी लगता है कि भाई एक गड्ढा खोदने से बेहतर है एक नहर खोदी जाए जो 20 सालों तक काम आए। गड्ढा शायद तुरंत काम के लिए भी मेहनत करा ली जाती है, छोटे छोटे कामों के लिए, जैसे कहते हैं ना कि हमें इसी सीजन के लिए कुछ गड्ढा खोदना था, हमने खोद दिया, फिर हमने भर दिया अगले सीजन के लिए। ऐसा नहीं, कुछ भी मतलब पैसा लगाया जाए, मजदूरी दी जाए तो काम ऐसा हो जो हमें आगे तक चले। तो इसलिए इसको इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ा गया। मतलब अब दिखे भी मनरेगा में इतना पैसा जा रहा है, 1 लाख करोड़ जा रहा है, तो काम ऐसे ही नहीं छोटे मोटे कामों में लग जाए, वो कुछ ऐसे कामों में पैसा लगे जिससे आगे तक रिटर्न आए पैसे का, ये इसकी मंशा थी। अब क्या है कि अब ये इसमें क्या होगा, देखो अब केंद्र की, जैसे केंद्र की है पीएम गति शक्ति योजना, या एक और योजना है केंद्र की जो जलवायु से संबंधित है, मतलब जैसे पेड़ लगाना, ये सब चीज़ें होती है ना, ये क्या बोलते हैं इसको, पानी का संचयन करना, पानी को इकट्ठा करना, ये बहुत वाटर बॉडी बनाना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये केंद्र की योजना है। अगर अब केंद्र ने इसी योजना को जोड़कर लगा दी, इसी में काम करना होगा, तो पैसा केंद्र का 60% और 40% किसका, राज्य का। लगभग 40 से कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन नाम किसका होगा, नाम तो केंद्र का ही होगा क्योंकि केंद्र से चलाई हुई योजना है। तो पैसा मोटी मोटा क्या होगा, अब ये जो 1 लाख करोड़ राज्यों की मन मर्जी से खर्च हो रहा था, वो अपनी मन मर्जी से खर्च कर रहे थे कहीं, वो अब केंद्र की मन मर्जी से खर्च होगा। तो यानी 40% राज्य का भी पैसा चला जाएगा केंद्र में, केंद्र की योजनाओं में, और नाम हो जाएगा प्रधानमंत्री का। तो कोई भी राज्य जो विपक्षी पार्टी का, वो ऐसा काम क्यों करेगा, मनरेगा में पैसा क्यों देगा अपना 40%, वो कहेगा मनरेगा जी राम जी में पैसा क्यों देगा। वो राज्य तो दे देगा जो सरकार के साथ है। जैसे उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो उसे कोई दिक्कत नहीं है कि भाई केंद्र से भी पैसा आ गया, मेरी पार्टी की वहाँ है, मेरी पार्टी की यहाँ है सरकार, तो दोनों वो पैसा दे देंगे, जोड़ देंगे कि भाई दोनों में काम कर देंगे, दोनों का नाम हो जाएगा, राज्य में भी नाम हो जाएगा, केंद्र में। अब सोचो कि अब क्या बोलते हैं उसके अंदर, कर्नाटक में कोई दूसरी कांग्रेस की सरकार है या तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी 60% देगी, तो वो 40% इस वाली जी राम जी योजना में क्यों देंगे, बचेंगे, इस योजना से बचेंगे इसलिए कि भाई 40% उनका चला जाएगा, लेकिन सारा क्रेडिट तो मोदी जी ले जाएंगे, क्योंकि जी राम जी, एक तो नाम भी जी राम जी है, नाम से भी बहुत लोगों को दिक्कत है, राम के नाम से इस देश में बहुत सारे लोगों को दिक्कत है, तो सारा क्रेडिट तो मोदी जी ले जाएंगे।
तो वो क्यों देंगे पैसा? वो बचेंगे इस योजना में पैसा लगाने से। और जब इस योजना में पैसा लगाने से बचेंगे तो जो डबल इंजन की सरकारें हैं वहाँ तो मनरेगा काम अच्छी तरह से करेगा, माफ़ करिएगा, जी राम जी काम अच्छी तरह से करेगा। और जो डबल इंजन की सरकारें नहीं होंगी वहाँ जी राम जी काम ढंग से क्यों नहीं करेगा वो मैं बता दिया, क्योंकि राजनीति है उसके पीछे। तो विपक्ष को मतलब पक्ष को यानी उनको क्रेडिट मिल जाएगा और उसका पैसा 40% चला जाएगा। अब ये बताइए मुझे कि कोई भी जैसे आपने दिल्ली का एक एग्जाम्पल देता हूँ, आयुष्मान भारत योजना थी एक केंद्र की, तो केजरीवाल ने उसे लागू नहीं किया दिल्ली के अंदर। क्यों? क्योंकि अगर केजरीवाल उसे लागू कर देता तो केजरीवाल की क्रेडिबिलिटी कहाँ रह जाती। इनको भी तो अपना फोटो चमकाना है कि हम वो दे रहे हैं। इनकी राजनीति इसी पे होती है कि योजना मेरी, ये योजना तेरी। ये दिल्ली में पहले वो था, मोहल्ला क्लिनिक था, केजरीवाल ने चालू किया। उससे पहले डिस्पेंसरी थी कांग्रेस के टाइम में, डिस्पेंसरी बहुत अच्छी थी, लेकिन उसने डिस्पेंसरी को साइड करके मोहल्ला क्लिनिक नई तरीके से चला दिया, जिससे कि भाई मेरा नाम हो जाए कि मैंने मोहल्ला क्लिनिक का आइडिया लाया। अब बीजेपी ले आई कुछ मंदिर करके कहती है उसको, मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदल दिया और कह रही है अब ये हमारा लगना चाहिए कि हमने लाए हैं ये। तो कहने का मतलब नाम में बड़ा दम है और हर आदमी ये चाहता है कि मेरे को क्रेडिट मिले, मेरा खर्च है। तो जो राज्य विपक्ष के हैं वो कभी भी इस योजना में नहीं देंगे पैसा या कम देंगे पैसा, खर्च कम करेंगे। कुछ समझदार होंगे वो कर देंगे। मतलब ये सारे राज्यों की नहीं कह रहा, जो पक्ष वाले राज्य हैं वो तो करेंगे इस योजना में पैसा खर्च, लेकिन जो विपक्ष वाले हैं वो इस योजना में पैसा कम खर्च करके दूसरी योजनाओं में लगाएंगे, इसके पैरेलल योजनाएं लाएंगे और वहाँ अपना क्रेडिट लेंगे। क्योंकि 40% देने के बाद भी अगर क्रेडिट ना मिले तो क्यों अपने बजट से कोई राज्य देगा? ये सोचने वाला सवाल है। तो इसके लिए ऐसा हो सकता था इसके अंदर कि कुछ केंद्र की योजनाएं होती, कुछ राज्य की योजनाएं होती, तब ठीक रहता। लेकिन अब तो भैया मतलब पैसा उनका और नाम उनका, ये तो चलेगा नहीं। तो ये हो गया। तो ये मोटी मोटी बात, ये नीति की बात मैं बता रहा हूँ। और इसके साथ साथ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सरकार की नीति और नियत के साथ साथ मांग वर्सेस अधिकार भी मैंने बता दिया आपको विपक्ष में। अच्छा, अब एक और चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है। देखिए काफ़ी लंबी वीडियो हो रही है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपको मैं अच्छी तरह से समझाऊँ। तो एक चीज़ और आई है इसमें जो हमने की है कि भ्रष्टाचार की बात बहुत होती है, या फिर योजना में फर्जी बात बहुत होती है कि भाई फर्जी योजना थी, पैसा तो केंद्र दे देता था, जो पैसा देता है उसके हाथ पे कंट्रोल नहीं होता, दूसरे को फर्जी बताता है। राज्य चाहे अच्छा काम कर रहे होंगे, लेकिन वो तो कह रहा होगा पैसा चला गया यार, मुझे पता ही नहीं कुछ भी। तो मैं तो कहूँगा खा गए सारा पैसा, डकार गए, गड्ढे खोदे, गड्ढे भर दिए, कुछ पता ही नहीं चला मुझे। अब इसमें किस किस तरह की कमियाँ थी इस योजना में, वो कमियों पे हम डिस्कस कर लेते हैं और क्यों भ्रष्टाचार होता था। सबसे पहले बात होती थी फर्जी मजदूर की। फर्जी मजदूर का मतलब ये था कि भाई योजना में बहुत सारे लोगों ने वो करा लिया, नामांकन करा लिया। अब वो क्या कर रहे हैं, मजदूरी तो आके दिल्ली में कर रहे हैं और उनकी अटेंडेंस लग रही है वहाँ गांव में, और आप पैसा मिलके बांट लेते थे। यानी गड्ढा खोदा, गड्ढा भरा, या नहीं भी खोदा, कागज़ में नाम चढ़ गया, जिसका नाम चढ़ गया आधा पैसा तू खा ले, आधा मैं खा लेता हूँ। तो एक तरह से ठेकेदार और मजदूर या अधिकारी मिलके पैसा गायब कर लेते थे मनरेगा का, और काम होता नहीं था, ऐसा आरोप लगता है। ऐसा तो बहुत सारी योजनाओं में, केंद्र की योजनाओं में भी है कि भाई पैसा खा जाती है सरकारें और काम, एक ही सड़क 5 बार बन जाती है, कागजों पर नहीं बनती। तो मनरेगा में ऐसा कुछ नया तो नहीं था जिस वजह से ये पैसा बदला जाए। इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता था, इसको बहुत सारे तरीक़ों से इंश्योर किया जा सकता था कि काम हो, लेकिन ये सिर्फ आरोप लगाकर योजना ख़राब कर देना, तो ये आरोप तो कहीं भी लग सकता है। तो ये आरोप था। इसमें क्या था, फर्जी मास्टर रोल का एक आरोप था। मतलब ठेकेदारों की मर्जी से अपने किसी का नाम काट देते थे, तो सच में काम करता था उसके साथ भी राजनीति हो जाती थी। कोई मनरेगा में कोई मजदूर है, अब प्रधान से उसकी नहीं बनती, या ठेकेदार से उसकी नहीं बनती, या जो इस योजना को चला रहे हैं उन अधिकारियों से उसकी नहीं बनती। थोड़ा उसने कह दिया मैं तो अपनी कमाता हूँ, तुम्हारी गुलामी थोड़ी ना करूँगा, तो उसने कुछ ऐसा बोल दिया, करा अच्छा तू ज़्यादा करता है तो ले, तो क्या करा, उसका नाम ही काट दिया, दूसरे को दे दिया काम, या फिर उसकी जगह उसकी अटेंडेंस नहीं लगी। क्योंकि एक ऐप थी, उस ऐप को मैं बताता हूँ क्या नाम था उसका। उस ऐप का नाम NMMS ऐसे ही कुछ नाम है। मैं अभी नाम देख के मैं बीच में बता दूंगा जैसे ही मुझे नाम दिखेगा। तो उस ऐप के जरिए क्या होता था कि ऐप के जरिए उस ऐप को इंट्रोड्यूस किया। पहले रोल बनता, मास्टर रोल बनता था, काम का मतलब वो बनता था।
तो पहले बनाते थे कागज़ से, लेकिन फिर उसके बाद उस ऐप को यूज़ किया गया। तो उस ऐप को यूज़ करने के बाद क्या हुआ कि बहुत सारे मजदूरों ने जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट किया, प्रदर्शन किया और बोला कि यार ये ऐप को हम यहाँ पर कैसे हम अपना फ़ोटो खींच के, उसमें फ़ोटो खींचता था, भाई आप काम कर रहे हो उसमें फ़ोटो खींच के अपलोड करो कि ये फिर 2 बार अपलोड करो। कहीं ऐसा होता है कि सुबह फ़ोटो खींचा और अपलोड कर दिया ऐप में और फिर चले गए कहीं और काम पे मज़दूर लोग, और काम कहीं और किया, वहाँ से भी पैसा लिया और इधर से पैसा ले लिया। तो उन्होंने कहा 2 टाइम फ़ोटो अपलोड करो। अब 2 टाइम फ़ोटो अपलोड करने का मतलब था कि भाई, तो उन्होंने 2 बार फ़ोटो खींच लिए, मतलब एक ही जगह 2 फ़ोटो खींच लिए, एक कर दिया सुबह, एक कर दिया। तो तू दाल डाल मैं पात पात, अगर किसी को बेईमानी करनी है तो फिर उसको कैसे रोकोगे आप? वो तो चला गया दूसरी जगह, और ठेकेदार, अधिकारी और मजदूर तीनों मिल गए, तो फिर कैसे बचा लोगे पैसा? जब तीनों ही चोरी करने पे आ गए या तीनों आपस में बांट रहे हैं पैसा, मैं तो चोरी भी नहीं कर रहा हूँ, तीनों उन्हीं के लिए पैसा तो आया था, काम तो वैसे भी पता नहीं था, तो कुछ अधिकारियों ने ले लिया, कुछ ठेकेदार ने ले लिया और कुछ मजदूर ने ले लिया, तो तीनों मिल के बांट लेते थे, काम होता नहीं था, ऐसा कहा गया। जो ऐप थी तो ऐप लाई गई, ऐप में GPS लगाया गया। अब बहुत सारे क्या होते थे कि अटेंडेंस ही नहीं लगती थी उनकी, तो मजदूरी नहीं मिलती थी। यहाँ प्रोटेस्ट किया जंतर मंतर पे, जो काम नहीं कर रहे हैं उनको तो पैसा मिल जाता था, और जो काम कर रहे हैं उनकी अटेंडेंस ही नहीं लगती थी, ऐप ही नहीं चलती थी। वो या ऐप चल रही होगी तो वो कहेगा चल नहीं रही, जो ऐप पे लोड कर रहा है वो खेल कर देता था, क्योंकि अगर वो तुरंत अटेंडेंस लगा देगा तो जो लोग हैं उन सबकी लग जाएगी। वो कहता है बाद में लगाऊंगा मैं तो जिला स्तर के अधिकारियों के पास ये पावर थी कि वो मैनुअल कर सकते थे। तो उस ऐप को बाईपास करने की पावर किसके पास थी? अधिकारियों के पास। तो वो क्या कहते थे, ऐप नहीं चल रही है, बहाना GPS नहीं चल रहा था, इंटरनेट नहीं चल रहा था, ये सारी कहानी बना बनू के, और वो फिर मैनुअल ही करते थे उसको, और मैनुअल करने में जिसको चाहे रखते थे और जिसको चाहे हटाते थे। तो वो एक अलग तरह का भ्रष्टाचार था। अब यार कैसे पकड़े इन अधिकारियों से, इन बेईमान को कैसे रोका जाए? तो सरकार भी बड़ी परेशान हो गई। तो सरकार ने जो नई योजना लाए उसके अंदर क्या किया है इन्होंने कि अब क्या होता है कि फ़ोटो तो खींच के डालना है आपको, फ़ोटो खींचना है तो रियल टाइम आपने फ़ोटो खींच के डाल दिया ऐप में। जियो फेंसिंग एक शब्द आता है, जियो फेंसिंग। जियो फेंसिंग का मतलब होता है जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ अभी जंतर मंतर पे, तो अगर ऐप तभी चलेगी मेरी, यहीं बैठा हूँ तो चलेगी। अगर कोई लोकेशन बता दी कि यहाँ काम हो रहा है और यहाँ पर मैं नहीं हूँ, तो मैं बाहर से अटेंडेंस नहीं लगा सकता कहीं दूसरी जगह से, इसी एरिया में ऐप चलेगी। 20 मीटर 10 मीटर के दायरे में अगर ऐप चलेगी तो इसका मतलब है मुझे वहाँ उपस्थित रहना ही पड़ेगा अटेंडेंस के समय। तो ये मजबूरी हो गई मेरी कि भाई अटेंडेंस के समय उपस्थित रहना पड़ेगा। तो जियो फेंसिंग कर दी। जियो फेंसिंग का मतलब उस जगह के लिए बाध्य कर दिया उस जगह पे उस आदमी को। लेकिन वो आदमी क्या करेगा अगर वो मोबाइल वहाँ छोड़ जाए और वो चला जाए? भाई मोबाइल छोड़ दिया, फ़ोटो ही तो लोड करना है, मोबाइल छोड़ दिया या वो ऐप वहीं पे है और आदमी कहीं और है, फिर कैसे पकड़ोगे उसको? तो उसके लिए इन्होंने फिंगरप्रिंट लाए, बायोमेट्रिक लाए। फिंगरप्रिंट समझ लो या बायोमेट्रिक समझ लो, यानी चेहरे को आइडेंटिफाई करने वाला सॉफ्टवेयर होता है। आजकल हमारे मोबाइल भी फिंगर अंगूठे से खुलते हैं, तो वो सब चेक करेगा। जब तुम उसमें अटेंडेंस लगाओगे तो वो चेक करेगा। और इसमें कितनी प्रॉब्लम होती है आपको पता ही है। ये कहाँ सिस्टम ढंग से काम तो करता नहीं है, कभी चलता है कभी नहीं चलता, कभी अंगूठा लगाते रहो लगता ही नहीं है, साला खुलता ही नहीं है। तो अगर ढंग से नहीं चला, ये गड़बड़ हुई तो फिर से वही करप्शन होगा, खराब कर देंगे लोग। चलाने वाले से कह देंगे तो खराब है, अब क्या करें, कैसे लाएं, लोगों का पैसा देना है तो फिर कागज़ पे चलेगा। तो ये तो सरकार को सुनिश्चित करना है कि ये टेक्नोलॉजी जो दे रहे हैं बिल्कुल एकदम चले, उसमें 100% गारंटी हो। कोई ये कह ही ना सके कि ये बहाना मारते हैं ना कि ये नहीं चलती इसलिए हम मास्टर रोल बनाएंगे, हम ये करेंगे। तो ये सरकार की जिम्मेवारी है करे। दूसरा फ़ोटो वाली बात है, तो अब AI वाला फीचर भी ला रहे हैं। AI वाला फ़ोटो AI पहचान कर लेगी कि पुराना फ़ोटो तो लोड नहीं किया। AI में क्या पहले क्या होता था, पुराना फ़ोटो ही चलाते रहते थे, अपलोड करते रहते थे, मजदूर होता ही नहीं था। फर्जी मजदूर, घोस्ट मजदूर कहते हैं, भूतिया मजदूर के भूत काम करते थे मनरेगा में। तो AI के जरिए उसे चेक करेंगे, टेक्नोलॉजी के जरिए कि फ़ोटो रियल टाइम का है कि नहीं है, मजदूर वहाँ उपस्थित है कि नहीं है। तो इसका मतलब ये बाउंड करेंगे इसको। तो टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, टेक्नोलॉजी से काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है करप्शन को। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी बनाने वाला उस टेक्नोलॉजी में ऐसी कमियां छोड़ दे जिससे वो टेक्नोलॉजी तो अच्छी है लेकिन वो चले ही ना, इंटरनेट ना हो, तो क्या ऑफलाइन चलेगी ऐप? ऑफलाइन कैसे चलेगी? ऑफलाइन में क्या तरीका होगा?
तो इनको एक श्योर शॉर्ट टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी यूपीआई की तरह। ये यूपीआई है ना, कहीं फेल नहीं होता, बहुत कम फेल होने का गुंजाइश कम होती है। इस तरह से इनको इस ऐप में भी, क्योंकि मंशा सही होनी चाहिए, करप्शन के खिलाफ मंशा होनी चाहिए और कोई इसका दुरुपयोग ना कर पाए, क्योंकि जैसे ही ये सिस्टम फेल होगा, दुरुपयोग होगा, फिर तो बंदर बाट बच जाएगा पैसे का। तो कहने का मतलब ये है कि जियो फेंसिंग लाओ, चाहे आप फेशियल रिकॉग्निशन लाओ, चाहे कुछ भी लाओ, पैसे को बांटो। एक और बात चल रही है कि 100 दिन की जगह 125 दिन का गारंटी देंगे हम, 125 दिन का रोजगार देंगे। लेकिन भैया 60 दिन का ब्रेक भी तो लगा लिया है। मनरेगा में तो ऐसा था कि आप जब वो काम मांगेगा 15 दिन में देना है, वरना बेरोजगारी भत्ता देना है, तो वो अपनी मर्जी से छुट्टी ले जाता था, 100 दिन करता था या क्या करता था। 100 दिन तो आप देते ही थे, 100 दिन का पैसा तो बेरोजगारी भत्ता देंगे ही देंगे उसको, अगर काम नहीं दिया। इसमें तो वो तो 125 दिन कर दिया, लेकिन मैंडेटरी तो हटा ही दिया ना कि भैया तुमको देना ही है हमें, और 60 दिन वैसे हटा दिए इन्होंने। ये कह रहे हैं खेती के लिए मजदूर नहीं मिलता गांव में, इसलिए हम जो फसल बोने का टाइम है उस दिन, उस समय को हम छोड़ देंगे, वहाँ मनरेगा मनरेगा के मजदूरों से काम नहीं कराएंगे। तो ये भी बड़ी बात है। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूँ कि अगर ये योजना, एक तो इस योजना अब उतनी अच्छी तरह से नहीं चलेगी, क्योंकि इसमें ना तो राज्य का इंटरेस्ट रहेगा जो विपक्षी राज्य हैं, ना इसमें केंद्र का इंटरेस्ट रहेगा इतना अच्छी तरह से पैसा खर्च करने का। तो फिर योजना में इंटरेस्ट कौन लेगा? तो धीरे धीरे ये योजना भी मर जाएगी। जो गारंटी की योजना थी ये मर ही जाएगी, मतलब ये बेकार योजना हो जाएगी। फिर ये एक कागजी योजना हो जाएगी जिसमें थोड़ा बहुत फंड आएगा, और ये फंड फिर सरकार दूसरी योजनाओं के जरिए खर्च करेगी। जो सरकार ये 1 लाख करोड़ के लगभग जो खर्चा करती है, वो सरकार चाह रही है कि मैं इस मनरेगा में ना डाल के, इस जी राम जी में ना डाल के दूसरी तरीके से डालूं, इसलिए ये सब बनाया गया है, कहानी बनाई गई है। और मोटी बात ये है कि इसमें जो पैसा था, इसमें मलाई कोई और खा रहा था। तो केंद्र सरकार कह रही है अगर हम अपनी तरफ से खर्च करेंगे पैसा, जब पैसा खर्च करने का अधिकार होगा तभी तो कुछ कमा सकते हैं। अब वो अपनी तरह से कमाई ढूंढेंगे, कमाई के सोर्स ढूंढेंगे इसमें जो। तो अभी कुछ लोग और खा रहे थे पैसा, फिर कुछ और लोग खाएंगे। करप्शन तो चलता रहेगा, कभी नीतिगत करप्शन भी हो जाता है, यानी नीति ऐसी बना दो कि करप्शन जस्टिफाई हो जाता है। तो वो भी मैं कभी इस विषय पे भी बताऊंगा कि सरकारें बड़ी चालाक होती हैं, कानून बनकर किसी को भी जायज़ कर देती है। मैं बता दूं आपको कि अभी यमुना खादर में बहुत सारी झुग्गियाँ थी। यमुना खादर यानी यमुना के किनारे का क्षेत्र जिसे हम कहते हैं, जहाँ पर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना नहीं सकते, उसमें एक नियम बना दिया कि भाई यहाँ पर कुछ भी कहोगे तो वो इलीगल है। लेकिन वहीं सरकार डीडीए फ्लैट्स बनाती है, स्टेडियम बनाती है, अक्षरधाम मंदिर बनाती है, तो वो जायज़ हो जाता है। तो सरकार जो अपने मतलब की चीज़ें होती हैं उसे जायज़ कर लेती है, और जो अपने मतलब की नहीं है वो इलीगल कर देती है। जनता तो पिसती है। तो अल्टीमेटली जनता को क्या मिलेगा? जनता को तो वही मिलेगा बाबा जी का, अब क्या ही बोलें आगे। तो ये तो राजनीति के लिए योजना ज़्यादा है, नाम बदल दिया, ये बदल दिया। हम बहुत बढ़िया योजना लाए थे कांग्रेस, तो पहले कांग्रेस वाले खा रहे होंगे जो योजना लाए थे, या उनके समर्थित लोग इस योजना का पैसा खा रहे थे। अब बीजेपी के समर्थित योजना का पैसा खाएंगे। जनता और मजदूर तो वहीं टंगा हुआ है। विशुद्ध राजनीति है इस योजना में। आपको ये वीडियो कैसी लगी? कुछ और छूट गया हो तो शायद, मुझे लगता है काफ़ी सारा मैंने इसमें बता दिया, कुछ और छूट गया हो तो आप बताना। लेकिन मोटी बात ये, योजना के नाम पर राजनीति ज़्यादा हो रही है। योजना के नाम पर ये हो रहा है कि कौन इस योजना का मिला हुआ मलाई खाए और किसका इस योजना पर कंट्रोल रहे, इस पैसे पे कंट्रोल रहे। ये लड़ाई है सारी, और ये लड़ाई ही कारण है कि इस मनरेगा को योजना को हटाकर जी राम जी की योजना लाई गई है। परसेप्शन बिल्डिंग की योजना है, पैसा मलाई खाने की योजना है, और कभी नागनाथ कभी सांपनाथ। लेकिन इस योजना का जो उद्देश्य था कि गरीब कमज़ोरों को रोज़गार देना, वो कहीं विलुप्त सा होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जो अधिकार था वो अब मांग रह गई है। और कहने का मतलब, जो योजना प्रोटेक्ट करती थी, जैसे शिक्षा का अधिकार है ना, तो अधिकार का मतलब, और जो अधिकार देती थी, अब वो डिमांड बन गई। आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखिए। देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद।